आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हमास ने सीज फायर डील को दी हरी झंडी। गजा में आ सकती है अच्छी खबर। बॉल अब अमेरिका के पाले में। गजा पर इजरायली हमले जारी, 120 लोग शहीद, राहत लेने आए लोग भी बने निशाना। हमास के अफसर का इल्जाम, इसराइल ड्रग्स के जरिए गजा में जासूसी नेटवर्क कर रहा तैयार। हमास ने मिसाइल और धमाकों से टैंक उड़ाया। सीज फायर न होने पर हमले और तेज करने का ऐलान। ईरान ने एनपीटी की पाबंदी दोहराई, मगर जर्मनी को दुश्मनाना रवैये पर लिया आड़े हाथ। ईरान के टॉप जनरल का बयान, अगली बार इसराइल ने किया हमला तो थप्पड़ नहीं, मुक्का मार कर लगाएंगे ठिकाने। सऊदी अरब ने अपनी पहली थर्ड मिसाइल डिफेंस बैटरी की तैनात। हुथीस से खतरे के बीच तैयारी तेज। आज रात डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन करेंगे बात। ज़ेलेंस्की से भी बातचीत का इम्कान, जंग रोकने पर होगी बातचीत। और जापान के एक जजीरे पर आए 1000 से ज्यादा ज़लज़ले, हुक्काम ने जारी किया अलर्ट। आज़ाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें, थोड़ा देर से, क्योंकि कुछ फ्रेश अपडेट्स आपके लिए लानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। और सबसे पहले गजा की खबरें, छोटी छोटी कुछ अपडेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गजा पर इसराइली हमलों का कहर रुक नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 120 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इनमें 12 वो लोग थे जो मदद लेने आए थे। 581 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, 581 से ज़्यादा। और ये तादाद हर तादाद अपडेट हो सकती है, मैंने अपडेट से लिया है। गजा सिटी के मगरिब में मौजूद एक इलाके पर एक स्कूल पर हमला किया गया है। स्कूल बेपनाह लोगों की पनाहगाह बना हुआ था। इस हमले में 11 लोग मारे गए। दूसरी अपडेट यह है कि गजा को तबाह करने के लिए 85,000 टन बारूद, 85,000 टन एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किया गया है। ये सीधी नस्लकुशी की एक बड़ी कोशिश है। जेनेवा में यूएन के एक्सपर्ट फ्रांसिस्को एल्बनीज ने कहा है कि हथियार बनाने वाली कंपनियों ने इसराइल को हथियार बेचकर रिकॉर्ड कमाई की है। इन हथियारों के जरिए गजा पर 85,000 टन बमबारी की गई है। जो लोग यूएन को गालियां देते हैं वो इस खातून को याद रखें कि इसराइल और अमेरिका इसको गाली देते हैं। तीसरी अपडेट वेस्ट बैंक से है, जहां अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदी सेटलर्स ने फिर से दावा बोला है। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों में रहने वाले दर्जनों सेटलर्स ने अल-अक्सा मस्जिद के अहाते में घुसपैठ की और अपनी हरकतों से एक बार फिर इस्लाम की तीसरी सबसे पाक जगह, सबसे पाक मस्जिद की बेहुरमती की। अगली अपडेट ये है कि इस्राएली फौज फ़लस्तीन का मुस्तकबिल भी जेलों में कैद कर रही है। फ़लस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी ने बताया है कि इस्राएली फौज ने 7 स्टूडेंट्स को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। इन सभी का आज बोर्ड का एग्ज़ाम था। इन्होंने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे थे और अब ये जेलों की कालकोठरियों में कैद है। अगली अपडेट एक सवाल है कि क्या ड्रग्स के जरिए जासूसी नेटवर्क तैयार कर रहा है इसराइल? हमास के एक सिक्योरिटी अफसर ने अल जजीरा को यह इल्ज़ाम लगाते हुए बताया है कि इसराइल गजा के नौजवानों को ड्रग्स के जाल में और लत में फंसाकर उन्हें अपने जासूसी मिशन पर लगा रहा है। ड्रग्स जब किसी को लग जाती है तो वो उसके लिए कुछ भी करता है। उस अफसर का इल्ज़ाम है कि मॉडर्न मोबाइल्स और स्पाई डिवाइसेस गजा में तस्करी के जरिए अंदर भेजी गई हैं। मदद बांटने वाली टीमों के जरिए इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं। क्रिमिनल्स के गैंग्स बनवाकर गजा में बदअमनी फैलाना इसराइल का मकसद बताया जा रहा है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, सीज फायर हो भी जाए, गजा में गोली नहीं रुकेगी, क्योंकि गजा में कई गैंग खड़े कर दिए गए हैं, जैसे कि वो शबाब वाला। खैर, अगली अपडेट इसराइली टैंक और गाड़ियों पर हमले से जुड़ी है। अल जजीरा के मुताबिक हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया है कि उसने खान यूनिस में एक इसराइली आर्मी कैरियर गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाया है। वहीं फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड ने यह कहा है कि उनके लड़ाकों ने 2 धमाका खेज डिवाइसेस के जरिए आज इसराइल के एक मुरकावा टैंक को उड़ा दिया है। चलिए तफसील से आगे बढ़ते हैं। हमास ने सीज फायर को हरी झंडी दे दी है। अगर अमेरिका भरोसा दे तो गजा में जंग रोकने को तैयार है हमास। गजा के लिए 60 दिन की सीज फायर डील का रास्ता साफ हो गया है। 28 होस्टेजेस की रिहाई के साथ इसकी शुरुआत हो सकती है। गजा की जंग को रोकने के लिए अब काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। हमास ने इशारा दिया है कि अगर अमेरिका ये गारंटी दे कि जंग ख़त्म करने पर बात आगे बढ़ेगी
तो वो सीज फायर प्रपोजल को मान सकता है। हमास बस गारंटी चाहता है कि आप 60 दिन का सीज फायर करना चाहते कर लीजिए, लेकिन मुकम्मल जंग बंदी पर बात करेंगे, इसकी गारंटी दीजिए और जंग फिर से ना शुरू हो। डील के जो की पॉइंट्स हैं, जो अहम बातें हैं, वो जान लीजिए। 60 दिन का सीज फायर होगा, जिसमें पहले दिन 10 जिंदा इसराइली होस्टेजेस की रिहाई होगी। 18 मारे जा चुके होस्टेजेस की डेड बॉडीज 3 बैच में सीधी सौंपी जाएंगी। हमास ने वादा किया है कि रिहाई पर कोई पब्लिक सेरेमनी नहीं करेगा वो, यानी कोई स्टेज नहीं सजाया जाएगा। होस्टेजेस को हैंडओवर करते वक्त न कोई गाना बजाया जाएगा, न कोई भीड़ जमा की जाएगी, और इसराइल तब तक हमले नहीं करेगा जब तक बातचीत जारी रहेगी। ये की पॉइंट्स थे दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसराइल पर यह प्रेशर बना रहा है कि ये डील जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का मसीहा बनकर पेश होना है। खासकर इसलिए प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि अगले हफ्ते नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचने वाला है, जहां उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। तो पूछा जाएगा लायक क्या हो। तो दोस्तों, हमास ने जवाब दे दिया है और अब बॉल इसराइल और अमेरिका के पाले में है। अगर ये सीज फायर हो जाता है तो ये गजा के लाखों बेघर, भूखे और जख्मी लोगों के लिए महीनों बाद एक ठंडी सांस होगी। दुआ कीजिए। इसराइल के फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने एक बार फिर अपनी पुरानी जहरीली मांग दोहराई है। उसने कहा कि गजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा किया जाए, इंसानी मदद बंद की जाए और फलस्तीनियों को वहां से माइग्रेट करने पर, भाग जाने पर मजबूर किया जाए। ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल और हमास के बीच सीज फायर और कैदियों की अदला बदली को लेकर एक पॉजिटिव बातचीत चल रही है। बेन-ग्विर ने इस्राएली आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा कि एक समझौते की कोशिश की जा रही है और ये एक बहुत बड़ी गलती है। हम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते, ना रुकना चाहिए। पूरा गजा कब्जे में लेना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन मदद रोकनी चाहिए और माइग्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कोई अधूरी डील करनी चाहिए। बेन-ग्विर पहले भी ऐसे भड़काऊ बयान देता रहा है, बल्कि वो इसी बयानों के लिए मशहूर है। हमारे यहाँ जैसे नहीं, कुछ लोग जहरीले और भड़काऊ बयान देते हैं तो उन्हें पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी जगह मिलती है। जितना जहरीला बयान मुसलमानों के खिलाफ, उतनी ही जल्दी उसे गद्दी मिल जाती, कभी कभी ऊंची वाली भी। तो वैसे ही कुछ वहाँ चल रहा है और ये बेन-ग्विर उसी नफरत की उपज है। तो अमेरिका और कतर की तरफ से बातचीत की कुछ प्रोग्रेस की उम्मीद जताई जा रही है और ये ऐसे बयान दे रहा है। जाहिर है कि इस सेटलर बेन-ग्विर के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं और वो रहा है, ये एक सेटलर है। यस। अब बात ईरान की। ईरान ने कहा है कि हम एनपीटी के पाबंद हैं, लेकिन जर्मनी की जबरदस्त क्लास भी लगाई है ईरान ने आज जुमेरात को साफ कहा कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी और आईएईए के साथ किए गए सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट का अब भी पाबंद है, लेकिन साथ ही जर्मनी पर हमला बोलते हुए ईरान ने उसे इरादतन बदनीयत करार दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, ईरान एनपीटी और उसके सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट पर पाबंद रहेगा, लेकिन उन्होंने साथ ही जर्मनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ईरान पर बमबारी के लिए जर्मनी की खुली हिमायत ने यह साबित कर दिया है कि जर्मन हुकूमत का रवैया सिर्फ दुश्मनी और अदावत का है, उसमें ईरानियों के लिए कोई भलाई का जज्बा नहीं है। दरअसल ईरान ने बुध को यूएन की एटमी निगरानी एजेंसी आईएईए के साथ ताउन को ये कहते हुए सस्पेंड कर दिया था कि आईएईए ने इसराइल और अमेरिका की तरफ से उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए हमलों की मजम्मत तक नहीं की। इसके जवाब में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्स पर पोस्ट किया था कि ईरान को यह फैसला वापस लेना चाहिए। इससे एक बहुत ख़तरनाक पैगाम जाता है कि आपने आईएईए के साथ ताउन ख़त्म कर दिया। जर्मनी कि इस पोस्ट में लिखा गया कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी इंटरनेशनल निगरानी नामुमकिन बना देता है, जबकि डिप्लोमेटिक हल के लिए यही निगरानी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि ईरान और जर्मनी के बीच ज़ुबानी जंग तेज़ हो चुकी है और मामला अब महज न्यूक्लियर डील का नहीं है, सीधी सियासी तकरार का बन गया है। बढ़ते आगे, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने इसराइल को साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने दोबारा कोई जंग जैसी हिमाकत या हमले जैसी हिमाकत की तो इस बार और भी ज़ोरदार थप्पड़ पड़ेगा। जनरल मुसावी ने लेबनान के अल-मायादीन टीवी को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो कहा वो सुनिए कि पिछली बार ईरान ने अपने तमाम हथियार और ताकत इस्तेमाल नहीं किए थे, मगर इसराइल को फिर भी भारी शिकस्त मिली। अगर अब कोई गलती की गई तो जवाब और भी सख्त होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल और उसके साथी मुल्क कई सालों से ये साजिश कर रहे हैं कि कैसे ईरान की ताकत को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ एक बहाना बनाकर हम पर हमले कर रहे हैं।
और न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका मकसद नहीं है। असल मकसद है ईरान को कमज़ोर करना और ईरान को तोड़ना। जनरल मुसावी ने दो टूक कहा कि ईरान का जवाब इस बार और तेज़ और ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। मतलब साफ है, अगर इसराइल ने फिर से हदें पार की तो इस बार थप्पड़ नहीं, शायद पूरा मुक्का पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। लेबनान पर फिर से इसराइल ने हमला किया है। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में ईरानी कुद्स फोर्स से जुड़ा एक मेंबर मारा गया है। इसराइल की फौज आईडीएफ ने कहा है कि उसने आज सुबह, जुमेरात की सुबह, लेबनान के बेरूत के करीब सिल गांव में एक हवाई हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक जिस शख्स को टारगेट किया गया वो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की कुद्स फोर्स के लिए काम करता था। उस पर हथियारों की स्मगलिंग और इसराइली आम लोगों और फौजी जवानों पर हमले की साजिश रचने का आईडीएफ ने इल्ज़ाम लगाया। आईडीएफ का कहना है कि ये ऑपरेशन इसी खतरे को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि अभी तक ना तो लेबनानी हुकूमत और ना ही ईरान की तरफ से आईआरजीसी की तरफ से इस हमले पर कोई ऑफिशियल जवाब आया है। बात सऊदी अरब की और उसकी डिफेंस की। सऊदी अरब ने अपनी पहली थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी तैनात कर दी है। यूँ समझिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया पहला, और उससे जुड़ी पहली यूनिट अब पूरी तरह से तैयार है। ये बात सऊदी डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि सिस्टम टेस्ट और फौजी ट्रेनिंग कामयाबी से पूरी हो चुकी है। सिस्टम टेस्ट और फौजी ट्रेनिंग जो है सिस्टम के साथ लगने वाली पूरी हो चुकी है। यूनिट किसी भी मिसाइल हमले से निपटने के लिए तैयार है। पूरे एक सिस्टम के साथ एक यूनिट होती है ना। रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड सिस्टम की तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब यमन की हुथी मूवमेंट की तरफ से मिसाइल अटैक्स का खतरा सऊदी अरब के ऊपर बढ़ रहा है। क्या होने वाला है? वजह क्या है? क्या पहले यमन पर कोई हमला होगा, इसलिए पहले से ही ये डिफेंस तैयार कर लिया गया? खैर, ये कदम विजन 2030 का हिस्सा है जिसमें सऊदी अरब अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने और मुल्क के अंदर ही हथियार बनाने की काबिलियत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें अमेरिका की डिफेंस कंपनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग में मदद कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की आज रात को बात होगी टेलीफोन पर। ज़ेलेंस्की से भी जल्द कांटेक्ट मुमकिन है। हम रात में ये खबर पढ़ रहे हैं, अमेरिका में सुबह हो रही है। अब वो सुबह में दिन में 10 बजे शायद बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात वो करेंगे। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कॉल में क्या बात होगी, मगर यूक्रेनी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप जुमे को यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। यानी यूक्रेन जंग और सियासी हलचल को लेकर बड़ी डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स आने वाली हैं। नज़रें अब वॉशिंगटन और मॉस्को की कॉल्स पर हैं। चलिए बात करते हैं सियासी हलचल के बाद ज़मीन की हलचल की। जापान के टोकारा आइलैंड्स में 1000 से ज़्यादा ज़लज़ले आए हैं, अर्थक्वेक्स आए हैं, अलर्ट जारी किया गया है। 21 जून से अब तक जापान के कागोशिमा प्रीफेक्चर में मौजूद टोकारा आइलैंड्स के आसपास 1000 से ज़्यादा बार ज़मीन हिली, ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने जुमेरात को बताया कि ये सब ज़लज़ले सिस्मिक इंटेंसिटी स्केल पर 1 या उससे ज़्यादा दर्ज किए गए, जिनमें एक बड़ा झटका लोअर 6 दर्ज किया गया। लगातार आने वाले इन झटकों ने इलाके में फिक्र बढ़ा दी है और हुक्काम ने लोगों से होशियार रहने की अपील की है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज़मीन के नीचे अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जारी है और किसी बड़े झटके का खतरा लगातार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।